सो हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांस टाइप्स के और एडवांस टॉपिक के बारे में। सो अगर आपको लगता है कि बस विंडोज़ और लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप गलत जा रहे हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, सबके पीछे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होते हैं। इवन आपके एंड्रॉयड मोबाइल में या आईफोन मोबाइल में iOS मोबाइल में भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल रिसेंट आप टैब देखते होंगे, मल्टीपल टैब एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। तो हम आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या इवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपन सब पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार और इसी में इस यूनिट में है तो इसको वापस से अपन कवर करना पड़ेगा। तो इनिशियली क्या था, सबसे पहले सिंगल यूज़र सिस्टम से शुरू हुआ था। जैसे कि अर्ली कंप्यूटर्स में एक टाइम में क्या हुआ था कि सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता था। इसके अंदर क्या हुआ सिंगल यूज़र में कि एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज़ करता था कंप्यूटर को। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया अपने पास मल्टी प्रोसेसर मल्टी यूज़र सिस्टम सॉरी फिर अपने पास आया क्या, मल्टी यूज़र में क्या हुआ कि जहाँ मल्टीपल यूज़र सेम कंप्यूटर यूज़ कर सकते थे। मतलब ये मान लो ये कंप्यूटर है और मल्टीपल यूज़र ए बी सी डी मल्टीपल यूज़र एक कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, जब नेटवर्क आ गया तो नीड आई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, और फाइनली मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सब क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस चाहिए हमें, हमको कुछ परफॉर्मेंस बढ़ानी है, या हमको उसकी रिलायबिलिटी चाहिए, या हमको स्केलेबिलिटी चाहिए। इसकी वजह से हमको टाइम पीरियड के हिसाब से या हमें इन सब की नीड पड़ने लगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या, सबसे पहले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप सबसे पहले इमेजिन करो कि ऑफिस में 50 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स हैं। अब अगर आपको किसी और कंप्यूटर की फाइल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 से लेकर 10 तक के कंप्यूटर हैं, ठीक है, और मान लो आप 5 नंबर के कंप्यूटर में आपकी एक फ़ाइल रखी है। तो अगर आपको किसी और कंप्यूटर की फ़ाइल आपको चाहिए, मतलब एक कंप्यूटर पे आप बैठे हो और आपको 5 वाले कंप्यूटर की फ़ाइल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव लेकर जाएंगे? यहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर काम आता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें। अब मल्टीपल प्रोसेस को आप वाया टोपोलॉजीज़ के थ्रू आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और आई होप कि आपने बेसिक कंप्यूटर में भी देखा होगा कि टोपोलॉजी वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ किस तरह से होती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपन की टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर रियल लाइफ एग्जांपल एक बार देखें कि जब आप ऑफिस में प्रिंटर यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि नेटवर्क से कनेक्टेड है। कोई भी नेटवर्क पे प्रिंट कर सकता है, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपन एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लें कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रीब्यूट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। या क्या मतलब हुआ कि जो भी मैनेज करेगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज और कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटी को, जो मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है वाया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। इट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर, एप्लीकेशन, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हेल्प कर रहा है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी यही काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर देख लें, क्लाइंट 1 है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर है, फिर क्लाइंट 2 है वो ऐसे क्लाइंट 3 है। मतलब इस तरह से देखो कि क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 आपस में इसमें रिसोर्स कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्लाइंट 3 क्लाइंट 4 आपस में रिसोर्स कर सकते हैं। क्लाइंट 4 अगर इसको कुछ वैल्यू चाहिए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उससे रिसोर्स एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके की फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग में जैसे कि मतलब फाइल्स, प्रिंटर, एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कैन बी शेयर्ड, हम उसको शेयर कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट में क्या होगा हमारा कि एक मिनट, यूज़र मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि सेंट्रलाइज अकाउंट, यानी एक जगह सबको कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही जगह से हम यूज़र अकाउंट होगा और उससे सेंट्रलाइज यूज़र अकाउंट से परमिशन दे देंगे हम। फिर सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल होगा, हमें नेटवर्क लेवल की इसकी सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल मिल जाएगा। कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, हम वाया ईमेल, मैसेजिंग एंड डेटा ट्रांसफर के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बैकअप क्या है हमारा, सेंट्रलाइज बैकअप एंड रिकवरी होगा। अब हम अगर एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, ईजी रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। ईजी रिसोर्स शेयरिंग है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है,
कॉस्ट इफेक्टिव है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और इजी बैकअप वर्क करेगा। और डिसएडवांटेजेस की बात करें किसकी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक भी फेल हुआ तो सबकी वजह से सारे कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। नेटवर्क डिपेंडेंसी, अगर नेटवर्क आपका नहीं आ रहा होगा तो आप रिसोर्स शेयर नहीं कर पाओगे। हायर कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए क्योंकि हमें अच्छे नेटवर्क की जरूरत होती है। एक्सपेंसिव हार्डवेयर क्योंकि हमें मल्टीपल वायर्स की, मल्टीपल कनेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। और नेटवर्क ट्रैफिक हो सकता है कि हमें मान लो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अगर आपको करना है तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि कोलिजन आ सकता है इस प्रोटोकॉल के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि फीचर ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या इसके बारे में, डिसएडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस होगा किसके, एनओएस के बारे में। अब इसके बारे में अपन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मैजिक, एक लाइन याद रखिए इसकी कि मैजिक ऑफ वन फॉर मैनी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आप इमेजिन करो कि मल्टीपल कंप्यूटर है, लेकिन आपको लगता है कि आप सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यह है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन अ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। क्या होता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर पे तो रन कर रहा होता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि एक सिंगल यूजर सिस्टम ही यूज़ कर रहा है। ऑल कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सर्विस एंड शेयर रिसोर्सेज ट्रांसपेरेंटली। मतलब जितने भी हैं कि सारे कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं और रिसोर्स को हमको प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देखें कि नोड 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, फिर नोड 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, नोड 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये तीनों ऐसे काम कर रहे हैं कि भैया एक 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 ऐसा सिंगल सिस्टम की तरह काम करेंगे, सिंगल सिस्टम यूजर की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे क्या, एक मिनट, की फीचर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके की फीचर्स में क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि यूज़र को नहीं पता कि मल्टीपल सिस्टम है, यूज़र को तो यही लग रहा है कि भैया एक ही सिस्टम की तरह काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर रियलिटी में क्या होता है कि मल्टीपल है। फॉल्ट टॉलरेंस के मान लो अगर सिस्टम कंटिन्यूस इफ वन नोट फुल, अगर कोई भी एक मान लो ये नोट कोई भी एक सिस्टम है, अगर ये फेल भी हो गया तो दूसरा सिस्टम अपना आपस में काम करता रहेगा। स्केलेबिलिटी क्या है, ईजी टू एड मोर नोट, हम क्या कर सकते हैं, हम और कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नोड से मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, हम सारे रिसोर्सेज को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लें कि मान लो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि एक सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन रियलिटी में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर जो होते हैं वर्ल्ड वाइड मिलकर आपको रिजल्ट दे रहा है। जो सर्वर्स होते हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर एपीआई के थ्रू या पर्टिकुलर डोमेन के थ्रू आपको वो डोमेन से सर्च करके आपको वो पर्टिकुलर चीज़ ला के आपको ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको ऐसा लग रहा है कि सिंगल यूजर सिस्टम ही काम कर रहा है, लेकिन असल रियलिटी में मल्टीपल यूजर सिस्टम वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो हाई हाई क्या है, रिलायबिलिटी है, फिर बेटर परफॉर्मेंस है, स्केलेबल है, रिसोर्स शेयरिंग है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो सकता है, कम्युनिकेशन ओवरहेड हो सकता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकती है, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज क्योंकि मल्टीपल नोड आपस में कनेक्ट हो रहा है तो कभी कभार सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सपेंसिव क्योंकि मल्टीपल नोड आपस में कनेक्ट है तो एक्सपेंसिव हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अपन बात करते हैं कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज multiple process CPU in a single computer system. It coordinates the processor to work together एंड शेयर द सिस्टम रिसोर्स इफिशियंटली, ठीक है। क्या क्या बोला वही समझ में नहीं आया तो इसको अपन समझते हैं कि इसका कंसेप्ट ये है कि कंप्यूटर में कि मान लो एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर यानी मल्टीपल सीपीयूज हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको मैनेज करता है, ठीक है। अब रियल लाइफ से अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि इमेजिन करो कि आप खाना बना रहे हो या कोई कुकिंग कर रहा हो, एक हाथ से आप वेजिटेबल कट कर रहे हो, दूसरे हाथ से आप खाना बना रहे हैं। यही कंसेप्ट मल्टी प्रोसेसर का है कि मल्टीपल टास्क हम आपस में साइमल्टेनियसली हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब मल्टीपल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अपन बात करें कि मान लो ये मल्टीपल प्रोसेसर है और वो शेयर्ड मेमोरी से एक्सेस है, वही शेयर्ड आईओ भी यूज़ कर रहा है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, एक बार इसे समझ ले। ये देखो, ये हमारी शेयर्ड मेमोरी हो गई। थोड़ा सा अच्छे से समझा सकता हूँ मैं। ये है हमारी शेयर्ड मेमोरी हो गई और ये हमारा आईओ हो गया, शेयर्ड आईओ हो गया, और इधर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, थोड़ी थिकनेस बढ़ा दूँ मैं इसकी। ये हमारी शेयर्ड मेमोरी मेमोरी ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे,
शेयर्ड आयो, ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये आपस में ये मल्टीपल प्रोसेसर है, तो ये मल्टीपल प्रोसेसर जो है आपस में कनेक्ट होंगे, ये सबको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी, ये सीपीयू इसको एक्सेस करेगा, यही शेयर्ड मेमोरी इसी को एक्सेस करेगा, ये इसको एक्सेस करेगा, ये इसको एक्सेस करेगा, और ये शेयर्ड आईओ इसको एक्सेस करना चाहेगा, इस तरह से शेयर्ड आईओ को एक्सेस करेगा। और ये ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, जो भी हमारा ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आएगा वो इन सब को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एक होता है कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सभी प्रोसेसर यहाँ पे इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा कि सिमेट्रिक से नाम से समझ में आ रहा है कि सिमेट्री यानी सेम होना, तो हर प्रोसेसर जो भी है हमारा यहाँ पे सेम होगा। फिर उसके बाद होगा असिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर, एक प्रोसेसर यहाँ पे क्या होगा, सेम नहीं होगा, मतलब जो प्रोसेसर है वहाँ पे एक मास्टर प्रोसेसर होगा जो दूसरों को अदर करेगा। यानी मान लो ऐसे समझ लो, पापा है, एक मल्टी प्रोसेसर है, उनकी जो डॉटर या सन है वो प्रोसेसर है, तो वो कंट्रोल किसको कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर वो कंट्रोल कर रहा है अपने डॉटर को। फिर उसके बाद क्लस्टर सिस्टम होगा, क्लस्टर सिस्टम में क्या होगा कि मल्टीपल सिस्टम होंगे, वो क्लस्टर में वर्क करते हैं, यानी क्लस्टर यानी बंच में या ग्रुप में वर्क करेंगे। अब एडवांटेजेस के बारे में अगर अपन देखें कि इंक्रीज थ्रूपुट, हमारा थ्रूपुट बढ़ जाएगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर रिलायबिलिटी होगी, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, और शेयर रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि शेयर मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं तो एक ही टाइम में मल्टीपल रिसोर्सेज एक रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। मान लो P1 को भी R1 चाहिए और P2 को भी R2 चाहिए शेयर मेमोरी से, तो यहाँ पर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि कौन पहले ले। फिर डिफिकल्टी डिबगिंग हो सकता है, फिर लोड बैलेंसिंग इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में अपन ने एडवांटेजेस देख लिया, डिसएडवांटेजेस देख लिया, अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना कंपैरिजन टेबल है, तो कंपैरिजन टेबल में एक बार इसमें आ सकता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग मल्टीपल प्रोसेसर, वाइस वर्सा किसी के बीच में आपको मल्टीपल प्रोसेसर के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आप किस तरह से बताएंगे कि फीचर हार्डवेयर की बेसिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे लेकिन सिंगल कंप्यूटर होगा लेकिन मल्टीपल सीपीयू होगा, किसमें, मल्टीपल प्रोसेसर में। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो नेटवर्क के अंदर हम किस तरह नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं ये, और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम मैसेज पासिंग का यूज़ करेंगे, और मल्टी प्रोसेसर में हम शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, यहाँ पे लिमिटेड है, किसके अंदर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। डॉस में हमारे क्या है, हाई है, डिस्ट्रीब्यूटेड को मैं आपसे डॉस बोलूँगा, मल्टी प्रोसेसर में हमारा क्या है, हाई है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में बात करके, मान लो अगर एक सिस्टम फेल हुआ दूसरे पे अफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीडियम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में हाई है कि कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, और मल्टी प्रोसेसर पे भी हमारा जो है मीडियम है। अब उसके बारे में अपन क्या देखेंगे, स्केलेबिलिटी इसकी क्या है, कितना स्केलेबिलिटी हो सकता है, इसकी गुड है, नेटवर्क की डॉस की हमारी एक्सेलेंट है, और मल्टीपल प्रोसेसेस की जो है हमारी लिमिटेड है। कॉस्ट के बारे में बात करें तो हम मीडियम है, किसके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिस्ट्रीब्यूटेड की हाई है, और मल्टीपल प्रोसेसर की लो एंड मीडियम है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपैरिजन क्या होती है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी किसकी, यूनिक्स सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नेटवर्क फीचर्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं एनएफएस। एनएफएस के स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो ये क्या क्या बताता है कि हम किस तरह से हम फाइल को शेयर करना है, तो ये फाइल सिस्टम शेयर करने के लिए हमें यूज़ किया जाता है। फिर एक होता है एसएसएच, सिक्योर शेल, हमें किस तरह से हम सिक्योरली रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब थ्रू द नेटवर्क हम किसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक होता है सैम्बा, जिसके अंदर फाइल शेयरिंग कर सकते हैं विंडोज सिस्टम के थ्रू। फिर एक होता है टीसीपी आईपी स्टैक, जिसके अंदर जो हमारा बिल्ट इन नेटवर्क प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। अब होता है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स में हमारा क्या है, क्लस्टरिंग, यानी क्लस्टरिंग में क्या है, मल्टीपल लिनक्स मशीन काम करेंगे एक साथ। लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम बांट देते हैं। फिर व्यू वल्फ क्लस्टर में क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। डॉकर क्यूबरनेट का क्या होता है, कंटेंट ऑर्केस्ट्राइजेशन को वो कंटेनर की तरह काम करता है।
अब इसके बाद अपन देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर के फीचर्स क्या होते हैं। तो एसएमपी सपोर्ट करता है यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है। फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे फेयर शेड्यूल अक्रॉस सीपीयूज होगा। मेमोरी मैनेजमेंट में बात करें तो शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे हैंडल की जाएगी और थ्रेड सपोर्ट होगा यानी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। किसके अंदर आके अपन बात कर रहे थे, अपन लिनक्स के अंदर बात हो रही थी, ठीक है। अब लिनक्स या वीनस यूनिक्स के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि विंडोज सिस्टम के बारे में अगर अपन देखें तो विंडोज सिस्टम के में अपन तीन फीचर की तरह बात करते हैं, नेटवर्क फीचर, डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर और मल्टी प्रोसेसर फीचर। तो नेटवर्क फीचर में क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी होगी। क्या होगी, एक्टिव डायरेक्टरी होगी यानी सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। फाइल शेयरिंग क्या होगा, एसएमबी के थ्रू या सीआईएफएस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा यहाँ पे फाइल शेयरिंग होगी। रिमोट डेस्कटॉप मतलब रिमोटली एक्सेस कैपेबिलिटी होती है यहाँ पे। डोमेन कंट्रोलर यानी नेटवर्क का ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद होता है विंडोज़ क्लस्टरिंग में क्या होता है, फेल ओवर क्लस्टरिंग की तरह वर्क करेगा। डीएफएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फाइल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम होगा। हाइपर वी यानी विजुअलाइजेशन सपोर्ट के लिए यूज़ होगा। अब उसके बाद हम बात करें कि मल्टीपल प्रोसेसर फीचर, तो विंडोज एसएमपी है, नूमा सपोर्ट है, प्रोसेस अफिनिटी है, मल्टीपल कोर सपोर्ट है। अब अदर कंटेम्प्रेरी सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो उसके अंदर क्या है, हमारा एंड्रॉयड है, लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकती है, वाईफाई सेलर हो गया, मल्टी कोर सिस्टम हो सकता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, यूनिक्स बेस्ड डेस्कटॉप होगा यहाँ पे। नेटवर्क फाइल शेयरिंग होगी, मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट होगा। रियल टाइम यानी आरटीओस में क्या होता है, यूज इन एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हमें मिसाइल लॉन्च करना है तो उसके अंदर हमें टाइम का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर यूज़ करते हैं फॉर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर। मल्टी कोर सपोर्ट के अंदर यूज होगा, डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर दिखाएगा। अब की कंसेप्ट अपन देख लें एक बार। क्या आपने देखा कि हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा कि किस तरह से हुआ कि मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है कि एक में क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट रिक्वायर करेगा सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था हमारा कि मल्टीपल कंप्यूटर अपेयर होंगे, सिंगल यूजर की तरह काम कर रहे होंगे, लेकिन असल में होगा मल्टीपल कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि मल्टीपल सीपीयूज इन वन कंप्यूटर की तरह काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, यूजर डू नॉट नीड टू नो। कॉम्प्लेक्सिटी, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में देख चुका है। स्केलेबिलिटी अपन ने अभी देखा। लोड बैलेंसिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क इवनली, हर नोड के प्रॉपरली इवनली हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग होगा बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अपन एवोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से कब कब और कब किस तरह से हुआ एवोल्यूशन। सबसे पहले हमारा बैच सिस्टम आया, बैच सिस्टम के बाद हमारा टाइम शेयरिंग आया, टाइम शेयरिंग के बाद पीसी आया, पीसी के बाद नेटवर्क सिस्टम आया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया और अब पैरेलल सिस्टम हमारे कम काम कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको वैन टू यूज़ और कब हमें यूज़ करना है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑफिस इन्वायरमेंट या स्मॉल मीडियम नेटवर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज लार्ज स्केल के लिए अगर आपको यूज़ करना है या वेब सर्विस या क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, एकदम गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए, हाई कंप्यूटिंग चाहिए या साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो हम वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडोज़ और लिनक्स तक लिमिटेड नहीं है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, हर टाइप का अपना पर्पज़ है और अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि अभी वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट अपन देखेंगे और वर्चुअल के बाद अपन डिस्क शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।